हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे अगस्त 2011 यूपी टेट एग्ज़ाम में जो भी हमारे ईवीएस के या फिर पर्यावरण अध्ययन के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके माध्यम से मेरा सिर्फ एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि आपका एग्ज़ाम है 24 तारीख को, और 24 तारीख से पहले पहले मैं आपकी नज़रों के सामने से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो एक बार आपको दिखाता हुआ चलूँ। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं रहेगी और ना ही इसमें किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन रहेगा, क्योंकि अगर मैं 30 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ कराता हूँ तो इसमें 30 से 45 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, और ये टाइम ऐसा है जिसमें आप बिल्कुल भी एक वीडियो 35 से 40 मिनट की नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी कोशिश यही करूँगा कि 30 क्वेश्चन जो है ये मैं 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, और इसमें से 2-4 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो आप गूगल पर या आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उनमें देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा लेंदी नहीं रखूँगा और सीधा सीधा क्वेश्चन और उनके आंसर बताता चलूँगा। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। परिस्थितिकी तंत्र बोले तो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब जिसमें हमारे जैव अजैव दोनों तत्व प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे इस ऑप्शन में दिए हुए तालाब में ही प्रेजेंट होते हैं। बाकी वायु, जल, मृदा में 2 तत्व जैव और अजैव पद नहीं उपस्थित होते। ठीक है, इसलिए इकोसिस्टम के उदाहरण नहीं है। जो उदाहरण है वो है तालाब। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन जीवी कारक नहीं है? जीवी कारक नहीं है पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीवी, चट्टान। तो हमको पता है जो हमारा चट्टान है वो जीवित में नहीं आते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल या प्रकाश मंडल। तो यार देखो, जैसे जैसे हम पेड़ पौधों की बात करेंगे तो पेड़ पौधे हमें स्थलमंडल में ही देखने को मिलेंगे। स्थलमंडल वो होता है जहाँ पे हमें लैंड देखने को मिले या ज़मीन जहाँ पे हमको देखने को मिला। अब पेड़ पौधे ज़मीन में ही लगाओगे ना यार, पानी में तो लगाओगे नहीं, प्रकाश मंडल में भी नहीं लगाएंगे और हवा में भी नहीं लगाएंगे पेड़। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओमनिवोर। तो जो मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करते हैं उनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, CNG का संक्षिप्त रूप है। मतलब हमें ये बताना है जो CNG है ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी होती है? हमारी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस की होती है, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी। CNG की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, बाकी चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमें से पूछता है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा। जब भी हमारा पर्यावरण सुरक्षा पूछा जाएगा तो वहाँ पे हमारा एक ही संस्था है, वो कौन सी है? WWF, जो कि क्या होती है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आप याद कर सकते हैं। बाकी जो WHO है ये हमारे स्वास्थ्य संगठन है। UN जो है ये हमारा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। जब भी हम अत्यधिक मतलब एक लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे कीटनाशियों का या कीटनाशकों का, तो हमें क्या देखने को मिला? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या इनमें से सभी। तो जब भी हम कीटनाशक जब भी हम इस्तेमाल करेंगे खेतों में, तो मेरे हिसाब से मुझे इसमें लगता है कि हमें वायु प्रदूषण भी देखने को मिलेगा और जल प्रदूषण भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो है कीटनाशक जो आयोग ने दिया था वो क्या दिया था? ऑप्शन नंबर सी दिया था इसका करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। लवण का मतलब नमक, जो जल का अवशोषण करता है वो नमक बताना है, जो जल को एब्जॉर्ब कर लेता है। हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस, हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण। तो हम उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण। वो लवण होता है जो जल का अवशोषण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, परिस्थिति तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन नस्ल जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिपादित के लिए उपयुक्त पद है। कोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या परिधि संरक्षण। तो जहाँ पर भी हम जो हमारी प्रजातियां हैं, प्रजातियों को उन्हीं के प्राकृतिक वातावरण में रखते हैं, उन्हीं के प्राकृतिक वातावरण में देखते हैं या रखते हैं या उनका रख रखाव करते हैं, वहाँ पर उनकी जनसंख्या वृद्धि करवाते हैं। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। मतलब उन्हीं के जो प्राकृतिक वातावरण में उनका संरक्षण करना, तो उस किस में आता है? स्वस्थानीय संरक्षण में। ठीक है, अब चलते हैं हमने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न हमसे पूछा गया है, जो हमारे सामुद्रिक कच्छाप होते हैं को जीवांत जीवाश्म कहा जाता है। मतलब जीवंत
जीवाश्म मतलब लिविंग फॉसिल कहा जाता है, क्योंकि वे 150 मतलब या 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। ठीक है, कच्छापों को कहा जाता है जीवंत जीवाश्म, क्योंकि वो 150 मिलियन वर्षों से हमारे पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? ये पूछ रहे हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें कछुओं की कितनी प्रजातियाँ? 5 प्रजाति, इनमें से सबसे ज़्यादा अधिक संख्या किसकी है? कैनेप्सिरिड्ले, लागरहेड, ऑप्शन नंबर सी है वो है हमारा ऑलिव रिडले या फ्लैटबैक। तो हम जानते हैं जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप होते हैं उसमें कच्छाप की जो संख्या है सबसे ज़्यादा किसकी है? ऑलिव रिडले की, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? विश्व उष्मायन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो जो हमारा विश्व उष्मायन है या ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए हमारे कौन सी रेस्पॉन्सिबल होती है? गैसेज, और गैसेज किस में होती है? वायु प्रदूषण में। तो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो है लगभग, मतलब पूछा है हमसे महासागर पृथ्वी पृष्ठ मतलब महासागर मतलब पानी से रिलेटेड है, वाटर पे। ठीक है, पानी का महासागर में क्या होता है? पानी होता है। और ये पूछा है पृथ्वी का कितना एरिया इसने लिया हुआ है। तो जैसा कि हमें पता है महासागर ने लिया हुआ है 2/3 एरिया लिया हुआ है, जो कि हमारा लगभग 71% होता है पृथ्वी के एरिया का। ठीक है, और जो 1/3 है वो हमारा किसने लिया हुआ है? लैंड मतलब ज़मीन ने लिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पर हमारा रहने वाला एरिया है। ठीक है, बाकी हमारा 2/3 एरिया पे क्या है? पानी है या जलीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेलेंटाइट एवं स्टेलैग्माइट के निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या सोडियम कार्बोनेट का। तो ये दोनों जो है हमारे स्टेलाइट या स्टेलैग्माइट, इसमें किसमें होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? इसमें निक्षेपण होता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का उदाहरण बताना है। धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस या फिर इनमें से सभी। तो देखो वायु प्रदूषण जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो धुएं से भी होता है और कुहासे से भी होता है, वाहनों से निकलने वाली गैस से भी होता है और जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस से भी होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हमने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से हमसे पूछा गया है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया नियम डैश का प्रयोग रोकता है? कागज़ का, प्लास्टिक के थैले का। तो जैसा कि हमको पता है प्रदूषण को रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं भारत में और अन्य देशों में, वो नियम प्लास्टिक के थैलों को रोकता है, ताकि सॉइल पोल्यूशन ना हो या फिर पानी में, या फिर मैं ये बोलूँ ज़मीन में पानी जो है आराम से नीचे तक पहुंच जाए, ताकि हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? विश्व उष्मायन मतलब ग्लोबल वार्मिंग, वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकलती गर्म हवा या फिर रसोई गैस। तो जैसा कि हम जानते हैं विश्व उष्मायन जो होता है वो होता है ग्रीन हाउस गैसें उसका मुख्य कारण होती हैं। ठीक है, तो वो हमारा किससे होता है? वाहनों से निकली हुई गैसों के कारण होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो धातुमय प्रस्तर कहा जाता है वो कहा जाता है अयस्क को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वो क्या अवशोषण करते हैं? तो वो अवशोषण करते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और बदले में हमको देते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे, भूकंप मापा जाता है। तो यार देखो भूकंप किस में मापा जाता है? भूकंप मापा जाता है हमारा रिक्टर स्केल पर। ठीक है, सीस्मोग्राफ एक यंत्र होता है, उस यंत्र के अंदर होता है रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना, जो कि हमें भूकंप की जो तीव्रता होती है उसका बताता है। ठीक है, रिक्टर पैमाना बताता है कि भूकंप कितने या भूकंप का प्रकोप कितना था। जैसे कि हम बोलते हैं ना 5.0 का था, 4.2 का था, 6.2 का था, 7 का था। तो वो कौन बताता है? रिक्टर पैमाना, जो किसके अंदर लगा होता है? सीस्मोग्राफ नामक यंत्र के अंदर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महासागर में जल स्तर वृद्धि का कारण है
ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्लीय वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो महासागरों में जो जल बढ़ेगा तो यार देखो उसका एक ही कारण है, वो है जब बर्फ़ पिघलेगी कहाँ पे, ध्रुवीय प्रदेशों में। ठीक है, ज़्यादा वर्षा होने से महासागरों का जल बढ़ जाए ऐसा होगा नहीं। एसिड रेन जल का स्तर बढ़ा दे ऐसा मैंने आज तक सुना नहीं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है। जो एयर है, एयर में हमारी ऑक्सीजन कितनी है, ठीक है, वो हमारी है 21%। अगला क्वेश्चन है हमारा, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है। जो हमारा परम तापक्रम है, मतलब मेनली जो हम किस में यूज़ करते हैं, तो हम इसमें करते हैं केल्विन में, या फिर परम तापक्रम जो है यही केल्विन का क्या है, दूसरा नाम भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। जो प्रकाश संश्लेषण है मतलब फोटोसिंथेसिस, वो किसमें होता है, तो वो सभी हरे पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हमें हरे पौधों में देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोफिल ही मेन रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट है जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण हमेशा मापा जाता है डेसिबल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो पर्यावरण के लिए जो हानिकारक है वो होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या करता है, हमेशा सॉइल पोल्यूशन करता है, और ये बहुत सालों के बाद भी गलता नहीं है। बाकी कपड़ा, कागज़, धातु हम कह सकते हैं ये बहुत समय बाद अपने आप नष्ट हो जाती हैं सॉइल में, लेकिन प्लास्टिक कभी भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, पर्यावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस। सल्फर मिश्रित गैस जब भी नाम आएगा तो हमें याद रखना है H2 है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ये होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किस प्रकार से। तो वृक्षों द्वारा। वृक्षों को ज़्यादा लगा दो तो वायु प्रदूषण अपने आप से कम हो जाएगा। वायु प्रदूषण के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इसके बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं, जिसके कारण ये एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देते हैं। ठीक है, अपने अवशोषण करने के दौरान। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे हम मनाते हैं 5 जून को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। तो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेस बोलते हैं, उनको हमारा जो स्तर वो सुरक्षित रहता है, उसको हम बोलते हैं ओजोन स्तर। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं इस वीडियो के अपने आखिरी प्रश्न पर, जो कि है हमारा, किसी जगह का फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है। फ्लोरा और फौना क्या सूचित करता है, तो फ्लोरा और फौना बताता है हमारे उस जगह के पेड़ पौधे और जंतुओं के बारे में। फ्लोरा जो है इसको हम बोलते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के, जब पेड़ पौधों के बारे में हम कुछ बात करते हैं या उनके बारे में कुछ देखते हैं या जानते हैं, या कोई हमें बताता है, या पेड़ पौधों से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है एक एरिया की, उसे बोलते हैं फ्लोरा। और जो फौना होता है, फौना में हम पढ़ते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जंतुओं के बारे में। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।